हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये एक लाइफ प्रोसेसेस का वन शॉट है। हमने इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझा रखा है। आप वहाँ पर एक एक करके इस चैप्टर के पार्ट को देख सकते हैं। इसका लिंक फुल प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि चलना, सांस लेना, खाना खाना, और ये सभी एक्टिविटीज़ चाहे हम जाग रहे हो या सो रहे हो, हमारी बॉडी को अलाइव रखने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे चैप्टर की एक बहुत आसान तरीके से समरी, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले क्या होता है लाइफ प्रोसेस, ये जान लेते हैं कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं। अगर एक डॉग दौड़ रहा है या एक काऊ चबा रही है या एक इंसान चिल्ला रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये जिंदा है। अगर वो सो भी रहे हों तो उनकी ब्रीदिंग से हमें पता चलता है कि वो जिंदा हैं। प्लांट्स के बारे में क्या, हम उन्हें हरा देखते हैं और वो बड़े होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो जिंदा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि वायरसेस में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना करे, इसलिए उनके अलाइव होने पर कंट्रोवर्सी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होती है और एनवायरनमेंट के इफेक्ट से ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर टूट सकती है, इसलिए उन्हें अपनी स्ट्रक्चर्स को रिपेयर और मेंटेन करते रहना पड़ता है। और ये सब मॉलिक्यूल से बना है, तो मॉलिक्यूल्स को हर वक्त मूव करते रहना पड़ता है। तो वो प्रोसेसेस जो इस मेंटेनेंस जॉब को करते हैं उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये मेंटेनेंस फंक्शंस तब भी चलते रहते हैं जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, जैसे जब हम क्लास में बैठे हों या फिर सो रहे हों। अब बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो ये तो विजिबल मूवमेंट से तो हम पता लगा ही लेते हैं कि सामने वाली चीज़ या सामने वाला इंसान जिंदा है, लेकिन इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट। तो वो हमने आपसे आंसर पूरा ऊपर बता ही दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है न्यूट्रिशन। मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। ये एनर्जी हमें बाहर से मिलती है, जिसे हम फूड कहते हैं। फूड को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज को ग्रो करने के लिए बाहर से एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। जमीन पर लाइफ मोस्टली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, इसलिए फूड सोर्सेज भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। अब आता है बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड खुद बनाते हैं। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स हम कहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ्स की एनर्जी और कार्बन की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस से पूरी होती है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स बाहर से सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और उन्हें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत यूज नहीं होते हैं वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाते हैं। हम इंसानों में भी एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। अब आते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। सबसे पहला होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। सेकेंड आता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। थर्ड स्टेप है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करना।
अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये स्टेप्स हमेशा तुरंत एक के बाद एक नहीं होते। जैसे डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिस पर दिन में क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है वो एक्ट करती है। तो बच्चों, लीव्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? लीफ के क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ग्रीन डॉट्स दिखेंगे जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इन्हीं में क्लोरोफिल होता है। स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स हैं लीफ के सरफेस पर, उससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा से बहुत सारा पानी भी लूज हो सकता है, इसलिए प्लांट्स इन पोर्स को तब बंद कर देते हैं जब उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। गार्ड सेल स्टोमेटल पोर को ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। जब गार्ड सेल्स में पानी आता है तो वो स्वेल हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं और उनके पोर्स खुल जाते हैं। जब वो श्रिंक होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चों बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आ जाता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। नेसेसरी कंडीशंस कौन सी चाहिए होती हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए? तो अभी हमने ऊपर आपको आंसर बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, और बाय प्रोडक्ट्स कौन से, जैसे ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल ही प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब प्लांट्स को क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है रूट्स की हेल्प से सॉइल से लिया जाता है। जो अदर रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में लिया जाता है जो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बनते हैं। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों की वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो ये आंसर भी हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। इन्हें यूज करने से पहले सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। इसके लिए ऑर्गेनिज्म बायोकैटलिस्ट का यूज करते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स भी बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि एनिमल्स और फंगी शामिल हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की स्ट्रैटेजी क्या है? कुछ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि फंगी, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम। दूसरे पूरे मटेरियल को अंदर लेते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं और अंदर फिर जाकर बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स या एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उन्हें मारे। इसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कसकटा, अमर बेल पेड़ जिसे हम बोलते हैं, टिक्स, लाइस जैसे बालों में जुएं हो जाती हैं, और टेप वॉर्म्स। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बच्चों आपको पता है कि वो होता है अमीबा। सेल सरफेस के टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जिन्हें हम सीडोपोडिया कहते हैं, उसका यूज करके वो फूड लेते हैं। ये फूड पार्टिकल पर फ्यूज होकर फूड वैक्यूल बनाते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर वन में टूट जाते हैं और साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। अनडाइजेस्टेड मटेरियल सेल सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा आता है पैरामीशियम। ये भी सिंगल सेल्ड है। इसकी डेफिनेट शेप होती है और फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पर लिया जाता है। सीलिया के मूवमेंट से फूड इस स्पॉट तक पहुंचाया जाता है। तो ये था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन। अब आता है बच्चों न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स।
हमारी बॉडी में फूड एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसा सबसे पहला है माउथ। अब हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं जिसे सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरना पड़ता है, इसलिए फूड को स्मॉल और सेम टेक्सचर के पार्टिकल्स में प्रोसेस किया जाता है। ये हमारे दांतों से क्रश की हेल्प से अचीव होता है। कैनाल की लाइनिंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए फूड को गीला किया जाता है ताकि उसका पैसेज यानी कि जो रास्ता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। हमारे मुंह में सलाइवा एक फ्लूइड सिक्रीटेड होता है जो सेलिवरी ग्लैंड की हेल्प से होता है। वो आता है सलाइवा में सेलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है। फूड को मस्कुलर टंग की हेल्प से सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, वो ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो अभी हमने आपको पूरा आंसर इसका समझा दिया है। नेक्स्ट फिर आता है इसोफेगस। इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड जो है माउथ से स्टमक तक फूड पाइप या फिर इसोफेगस के थ्रू जाता है। फूड को डाइजेस्टिव ट्यूब में रेगुलेटेड मैनर में मूव करना जरूरी है। कैनाल की लाइनिंग में मसल्स होते हैं जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फूड को आगे धकेलने के लिए। इन्हें हम पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स का, इसे हम बोलते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट्स। फिर आता है स्टमक। स्टमक एक बड़ा ऑर्गन है जो फूड आने पर एक्सपैंड होता है। इसकी मस्कुलर वॉल्स फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ थॉरली मिक्स करती हैं। स्टमक में डाइजेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हेल्प से होता है जो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और म्यूकस ये स्टमक की लाइनिंग होती है उसे रिलीज करते हैं। HCl एक एसिडिक मीडियम बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट करता है। म्यूकस क्या करता है कि स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड के एक्शन से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में आ जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक। क्या रोल है हमारी स्टमक में एसिड का? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे एक पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और हमारी स्टमक लाइनिंग जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करती है एसिडिक एनवायरनमेंट से। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड स्फिंक्टर मसल द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल के सबसे लंबा पार्ट है जो एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो एनिमल्स में उनके फूड पर डिपेंड करती है। हर्बीवोरस को ग्रास डाइजेस्ट करने में लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है क्योंकि वो सेल्यूलोज होता है जिसको हम डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और जो कार्निवोरस होते हैं, जो मीट या फिर फ्लेश खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा छोटा होता है क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट के कंप्लीट डाइजेशन का साइट है। इसमें लिवर और पैंक्रियाज के सिक्रीशंस आते हैं। स्टमक से आने वाला फूड एसिडिक होता है और पैंक्रिएटिक एंजाइम्स के एक्ट करने के लिए उसे एल्कलाइन बनाना पड़ता है। लिवर से आने वाला जो बाइल जूस है ये काम करता है और फैट्स पर भी एक्ट करता है। फैट्स इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल्स के रूप में होते हैं जिस पर एंजाइम्स के एक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है।
बाइल सॉल्ट्स उन्हें स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जिससे एंजाइम एक्शन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। अब पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के लिए होता है और लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट के लिए होता है, इन जैसे एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करते हैं। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में फाइनली कन्वर्ट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन की वॉल्स की हेल्प से एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। विलाई में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है, जहां इसका यूज एनर्जी, नए टिश्यूज बनाने और पुराने टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए होता है। क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में आ जाता है बच्चों कि हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडीज और वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। इनफैक्ट ये और क्वेश्चन आता है कि हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो इसके सारे सवालों के आंसर भी हमने आपको बच्चों एक्सप्लेनेशन में दे दिए हैं। नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहां इसकी वॉल इस मटेरियल से और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। बाकी का मटेरियल बॉडी से एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था बच्चों न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का पार्ट। अब हम शुरू करते हैं मेन रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस में लिया गया जो फूड मटेरियल है वो सेल्स में यूज होता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीकों से करते हैं। कुछ ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ग्लूकोज को कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ते हैं। कुछ दूसरे पाथवेज यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के पाथवेज, इसके बहुत सारे पाथवेज हैं। हर केस में फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसका पायरुवेट ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। अब 2 तरीके के बच्चों रेस्पिरेशन होते हैं, एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एक एरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। पायरुवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस ईस्ट में फर्मेंटेशन के समय पर होता है। ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ये तब होता है जब हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक्टिक एसिड का बिल्डअप मसल्स में सडन एक्टिविटी की हेल्प से क्रैम्प्स का रीजन बनता है। नेक्स्ट आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पायरुवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का यूज करके होता है। ये प्रोसेस 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल को 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है और दूसरा प्रोडक्ट वाटर होता है। एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज एनाएरोबिक प्रोसेस से बहुत ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन and name some organism that use the anaerobic mode of respiration. नेक्स्ट बच्चों आता है कि अब एनर्जी कहां से आए। एटीपी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हुई जो एनर्जी होती है वो इमीडिएटली एटीपी नाम के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए यूज होती है। एटीपी सेल्स में बाकी सभी एक्टिविटीज को फ्यूल करने के लिए यूज होता है। जब एटीपी का टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज पानी का यूज करके
टूटता है तो 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी का यूज मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, नर्वस इम्पल्सेस के कंडक्शन और कई दूसरी सेलुलर एक्टिविटीज में होता है। अब आता है बच्चों की प्लांट्स में गैस एक्सचेंज कैसे होता है। प्लांट्स जो है वो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करता है। बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर करते हैं कि सभी सेल्स एयर के कांटेक्ट में हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। डिफ्यूजन की डायरेक्शन एनवायरमेंटल कंडीशन और प्लांट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो CO2 एलिमिनेशन जो है वो मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होती है। दिन में रेस्पिरेशन के समय पर जो जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज जो है वो मेजर इवेंट होता है। ये तो था प्लांट्स में गैस एक्सचेंज। अब आता है एनिमल्स में गैस एक्सचेंज। एनिमल्स ने ऑक्सीजन अपटेक और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप किए हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले एनिमल्स को पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो हवा में ऑक्सीजन से काफी कम होती है, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग रेट जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से बहुत ज्यादा तेज होता है। क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। मतलब कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हायर मात्रा में होती है देन इन डिसॉल्व्ड वाटर, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम होता है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में हवा जो है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बॉडी में आती है। नॉस्ट्रिल से गुजरने वाली हवा को फाइन हेयर्स और म्यूकस फिल्टर करते हैं। हवा जो है वो थ्रोट से होते हुए लंग्स में जाती है। थ्रोट में कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो एयर पैसेज को कोलैप्स होने से रोकते हैं। लंग्स के अंदर पैसेज स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होता है जो फाइनली बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। एल्वियोली की वॉल्स जो हैं वो उसमें ब्लड वेसल्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। जब हम सांस लेते हैं रिब्स उठती हैं और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। इससे हवा लंग्स में सक हो जाती है और एक्सपैंडेड एल्वियोली को बाहर देती है और एक्सपैंडेड एल्वियोली को भर देती है। ब्लड बॉडी के बाकी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में रिलीज करने के लिए लाता है और एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन एल्वियोलर ब्लड वेसल्स में ब्लड की हेल्प से ली जाती है, जिससे वो बॉडी के सभी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हो सके। ब्रीदिंग साइकिल के समय पर लंग्स में हमेशा एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है ताकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के लिए सफिशिएंट टाइम हमें मिल सके। क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में कि हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो वो भी एल्वियोली ही है, जो कि हमें एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। उनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं और डेलिकेट होती हैं।
अब बड़े एनिमल्स में सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर से ऑक्सीजन डिलीवरी बॉडी के सभी पार्ट्स तक नहीं हो सकती। इसके बजाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑक्सीजन को लंग्स से लेते हैं और उन टिश्यूज तक ले जाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, जिसकी ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई एफिनिटी होती है। ये पिगमेंट रेड ब्लड कॉर्पुसल्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से पानी में ज्यादा सॉल्यूबल है, इसलिए ये मोस्टली ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है हमारी बॉडी को नुकसान। इससे हमारी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगा बॉडी के टिश्यूज को, जिससे थकान हो सकती है, ब्रीथ की शॉर्टनेस हो सकती है, स्किन पेल पड़ सकती है और हम डेली एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों रेस्पिरेशन का पार्ट। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन पे। पिछले सेक्शंस में हमने देखा कि ब्लड हमारी बॉडीज में फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में प्लाज्मा नाम का फ्लूइड मीडियम होता है जिसमें सेल्स सस्पेंड होते हैं। प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन रेड ब्लड कॉर्पुसल्स की हेल्प से कैरी करी जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमें ब्लड को पूरी बॉडी में पुश करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन जो कि चाहिए होता है, जिसका नाम है हार्ट। सभी टिश्यूज तक पहुंचने के लिए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वो भी चाहिए और एक सिस्टम चाहिए जो इस नेटवर्क को रिपेयर कर सके अगर डैमेज्ड हो जाए। तो हमारा पंप तो है हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होना होता है, हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सके और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक वापस लाया जाता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर बॉडी के बाकी पार्ट्स में पंप किया जाता है। अब आता है ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस, जो कि डबल सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले होता है बच्चों लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड के थिन वॉल्ड अपर चैम्बर लेफ्ट एट्रियम, जिसे हम बोलते हैं, उसमें आता है। लेफ्ट एट्रियम ब्लड कलेक्ट करते वक्त रिलैक्स करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है और ब्लड उसमें ट्रांसफर होता है। जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बॉडी में पंप हो जाता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड के अपर चैम्बर, जिसे हम राइट एट्रियम बोलते हैं, उसमें आता है जब वो रिलैक्स करता है। जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉरिस्पॉन्डिंग जो लोअर चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, जिसे हम बोलते हैं, वो डायलेट होता है। ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है, जो बदले में इसे ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक पंप करता है। वेंट्रिकल्स की मस्कुलर वॉल्स एट्रिया से थिकर होती हैं क्योंकि उन्हें ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में पंप करना होता है। वॉल्स ये इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ वापस ना आ जाए जब एट्रिया या फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। तो अब बच्चों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड का सेपरेशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। ये सेपरेशन बॉडी को हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई अलाउ करता है।
ये उन एनिमल्स के लिए यूजफुल है जिन्हें हाई एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंटली एनर्जी यूज करते हैं। जो एनिमल्स एनर्जी यूज नहीं करते उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, जैसे कि एम्फीबियंस या फिर कोई रेप्टाइल्स। उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं और वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम की कुछ मिक्सिंग टॉलरेट कर पाते हैं। फिशेस के हार्ट्स में सिर्फ 2 चैम्बर्स होते हैं और ब्लड गिल्स तक पंप होते हैं। वहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है और डायरेक्टली बॉडी के बाकी पार्ट्स तक चला जाता है। इस तरह फिश में ब्लड बॉडी के थ्रू एक साइकिल में सिर्फ एक बार हार्ट से गुजरता है, सिंगल सर्कुलेशन जिसे हम बोलते हैं। दूसरी तरफ अदर वर्टिब्रेट्स में ये हर साइकिल में हार्ट से 2 बार गुजरता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसे भी आप एक बार दोबारा सुनकर अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्यूब्स यानी कि ब्लड वेसल्स। अब हमारी बॉडी में 3 तरीके की ब्लड वेसल्स हैं। सबसे पहला है आर्टरीज। ये वो वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं। क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट से हाई प्रेशर में निकलता है, आर्टरीज की वॉल्स बहुत ज्यादा थिक और इलास्टिक होती हैं। दूसरी ब्लड वेसल्स है वेन्स। ये अलग अलग ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करके उसे हार्ट तक वापस लाती हैं। इन्हें थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि ब्लड अब प्रेशर में नहीं होता। इसके बजाय वेन्स में वॉल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में बहे, वापस ना आ जाए। थर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज। जब आर्टरी किसी ऑर्गन या फिर टिश्यू तक पहुंचती है तो वो स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज की वॉल्स 1 सेल थिक होती हैं और ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच मटेरियल का एक्सचेंज इन्हीं थिन वॉल्स के अक्रॉस होता है। फिर कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्स बनाते हैं। अब अगर ये ट्यूब सिस्टम लीक कर जाए तो बच्चों क्या होगा? जब हमें चोट लगे और ब्लीडिंग शुरू होती है तो सिस्टम से ब्लड लॉस को मिनिमाइज करना जरूरी होता है। अब ब्लड में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं? वो होती हैं प्लेटलेट सेल्स, और इंजरी पॉइंट पर ब्लड क्लॉट करने में हमें हेल्प करके लीक्स को पूरी तरीके से रोक देती हैं। नेक्स्ट आता है आपका टिश्यू फ्लूइड होता है जिसका नाम है लिम्फ। ट्रांसपोर्टेशन में एक और फ्लूइड इन्वॉल्व होता है जिसे लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। कैपिलरीज की वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में निकल जाते हैं और टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बनाते हैं। ये ब्लड के प्लाज्मा जैसे ही होता है लेकिन कलरलेस होता है और उसमें प्रोटीन्स कम होते हैं। लिम्फ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन होता है जो लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाते हैं और जो फाइनली लार्ज वेन्स में ओपन होते हैं। लिम्फ इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को कैरी करता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से एक्सेस फ्लूइड को ब्लड में वापस ड्रेन कर देता है। तो ये था बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी रॉ मटेरियल्स और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। CO2 को लीव्स द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाता है। दूसरे रॉ मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिनरल सॉइल से लिए जाते हैं रूट्स की हेल्प से। अगर सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स के बीच डिस्टेंसेस बहुत कम है तो एनर्जी और रॉ मटेरियल इजीली डिफ्यूजन से प्लांट बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टेंसेस प्लांट बॉडी डिजाइन में चेंजेस के वजह से बड़े हो जाते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस रॉ मटेरियल लीव्स तक और एनर्जी रूट्स तक प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट
नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रॉपर सिस्टम जरूरी है। प्लांट्स मूव नहीं करते और उनकी बॉडी में कई टिश्यूज में डेड सेल्स का बड़ा प्रोपोर्शन होता है। इसकी वजह से प्लांट्स की जो एनर्जी है उसमें उनकी एनर्जी की नीड बहुत कम होती है और वो रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत लंबी डिस्टेंसेस पर ऑपरेट करना पड़ सकता है, जैसे बहुत ऊंचे पेड़ों में। प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनर्जी स्टोर्स को लीव्स से और रॉ मटेरियल्स को रूट से मूव करते हैं। ये दो पाथवेज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स के रूप में होते हैं, जिनका नाम है सबसे पहला जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स को सॉइल से मूव करता है और फ्लोएम जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को लीव्स से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो बच्चों, डिफरेंस यहाँ पर पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है जो जाइलम कर रहा है, जाइलम टिश्यू में रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स इंटरकनेक्ट होते हैं, जो पानी कंडक्ट करने वाले चैनल्स का एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं जो प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचता है। रूट्स पर सॉइल के कांटेक्ट में सेल्स एक्टिवली आयंस लेते हैं। इससे रूट और सॉइल के बीच आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट होता है। इसलिए पानी इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए सॉइल से रूट में मूव करता है। इसका मतलब है कि पानी का रूट जाइलम में स्टेडी मूवमेंट में होता है, जिससे पानी का कॉलम स्टेडी अपवर्ड पुश होता है। लेकिन ये प्रेशर अपने आप में इतना काफी नहीं होता कि पानी को प्लांट्स की ऊंचाइयों तक मूव करा सके। प्लांट्स एक और स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जाइलम में पानी को प्लांट बॉडी के हाईएस्ट पॉइंट्स तक मूव करने के लिए, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में बच्चों, पानी के मॉलिक्यूल्स का प्लांट के एरियल पार्ट से वेपर के रूप में लॉस होने को ट्रांसपीरेशन हम कहते हैं। अगर प्लांट के पास पानी की एडिक्वेट सप्लाई है तो स्टोमेटा के थ्रू लॉस हुआ जो पानी है लीफ में जाइलम वेसल से रिप्लेस हो जाता है। लीफ के सेल से पानी का इवेपोरेशन एक सक्शन क्रिएट करता है जो रूट्स के जाइलम सेल्स से पानी को ऊपर खींचता है। ट्रांसपीरेशन पानी और उसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स के रूट से लीव्स तक एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। रात में रूट प्रेशर का इफेक्ट वाटर ट्रांसपोर्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिन में जब स्टोमेटा खुले हुए होते हैं तो ट्रांसपीरेशन पुल जाइलम में वाटर मूवमेंट का मेजर ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, जो कि फ्लोएम की हेल्प से होता है। फोटोसिंथेसिस के सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स को लीव्स से जहां वो बनते हैं प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक मूव किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स के इस ट्रांसपोर्ट को हम बच्चों ट्रांसलोकेशन कहते हैं और ये फ्लोएम नाम के वैस्कुलर टिश्यू के पार्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा फ्लोएम एमिनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये सब्सटेंसेस स्पेशली रूट्स के स्टोरेज, ऑर्गन्स, फ्रूट्स, सीड्स और ग्रोइंग ऑर्गन्स तक डिलीवर किए जाते हैं। फूड और दूसरे सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन सीव ट्यूब्स में एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स की हेल्प से अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में होता है। जाइलम में ट्रांसपोर्ट जिसे सिंपल फिजिकल फोर्सेस से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके अनलाइक फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन एनर्जी का यूज करके अचीव किया जाता है।
अब आता है बच्चों एक्सक्रीशन। हमने पहले डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन के दौरान जेनरेटेड गैसियस वेस्ट से कैसे छुटकारा पाते हैं। दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स जनरेट करती हैं जिन्हें रिमूव करने की जरूरत होती है। इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है? कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से सराउंडिंग वाटर में वेस्ट रिमूव करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का यूज करा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर किडनीज, एक पेयर यूरेट्रस, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा शामिल है। किडनीज एब्डोमेन में बैकबोन के दोनों तरफ एक एक लोकेटेड होती हैं। किडनीज में बना यूरिन यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है जहां ये यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होने तक स्टोर रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन कैसे बनता है। यूरिन बनाने का पर्पस ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में ब्लड से रिमूव होती है, वैसे ही नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया या फिर यूरिक एसिड किडनीज में ब्लड से रिमूव होते हैं। किडनीज में बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन के फंक्शनिंग पढ़ते हैं कि किडनीज में फिल्ट्रेशन यूनिट जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं बहुत बड़ी मात्रा में ये होती हैं। किडनी में हर कैपिलरी क्लस्टर एक कप शेप्ड एंड के कॉइल ट्यूब से एसोसिएटेड होता है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं जो फिल्ट्रेट कलेक्ट करता है। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है कि इनिशियल फिल्ट्रेट में कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और पानी की बड़ी मात्रा सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं जैसे जैसे यूरिन ट्यूब के अलोंग फ्लो करता है। रीअब्सॉर्ब पानी की मात्रा बॉडी में कितना एक्सेस पानी है और कितना डिसॉल्व वेस्ट एक्सक्रीट करना है उस पर डिपेंड करती है। हर किडनी में बनने वाला यूरिन इवेंचुअली एक लंबी ट्यूब यूरेटर में एंटर करता है जो किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है जब तक कि एक्सपैंडेड ब्लैडर का प्रेशर उसे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालने की अर्ज ना दे। ब्लैडर मस्कुलर होता है और नर्वस कंट्रोल में होता है जिसके रिजल्ट में हम यूजुअली यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूरा आ जाता है एज इट इज कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स एंड हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों आपके आते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है बच्चों एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स एक्सक्रीशन के लिए एनिमल से बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। ऑक्सीजन को भी वेस्ट प्रोडक्ट माना जा सकता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जनरेट होता है। प्लांट्स एक्सेस पानी को ट्रांसपीरेशन द्वारा निकाल देते हैं। दूसरे वेस्ट के लिए प्लांट्स इस फैक्ट का यूज करते हैं कि उनके कई टिश्यूज डेड सेल से बने होते हैं और वो लीव्स जैसे कुछ पार्ट्स भी लूज कर सकते हैं। कई प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स गिरने वाले लीव्स में स्टोर हो सकते हैं। दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे रेजिन्स और गम्स के रूप में भी स्टोर होते हैं, स्पेशली ओल्ड जाइलम में। प्लांट्स कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को अपने आसपास की सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। तो बच्चों ये था हमारे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैंने हर टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करी है और आपको बीच में इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन भी बता दिए हैं। बीच में कुछ बातें तो ऐसी बताई हैं कि एज इट इज आपको सुनकर लर्न हो जाएंगी, तो उससे आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे।
तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, डायग्राम्स को समझें और कंसेप्ट्स को क्लियर रखें। अगर आपको ऐसे ही आगे और भी चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सबका भला करें और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। ऐसे ही हम आगे और भी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन डिटेल में भी और समरी पार्ट में भी लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।